All right. All right. So in today's class, we are going to start with this question, and then after this question, I'm going to do the linear inequalities graphs. उसके कुछ questions करवाऊंगा. So in this question, you have been given that y is greater than equal to minus 3 whole 1 upon 3 and less than equal to negative 1, and x ranges from minus 7 to 5. You need to find the greatest possible value of this expression. ये जो expression है इसकी greatest possible value. So if you want to find the greatest possible value of y square minus x square, you need to think, okay, should I take the greatest value of y or should I take the least value of y? Should I take the greatest value of x or should I take the least value of x? So that the overall expression, the answer to y square minus x square is the greatest, is it going to be the greatest value. So हमेशा जब भी आपको आंसर ग्रेटेस्ट चाहिए तो आप सबसे छोटी वैल्यू, you subtract the smallest value from the biggest value. So this indicate if x square is being subtracted from y square, तो आप y square की सबसे बड़ी वैल्यू रखोगे. तो y square की सबसे बड़ी वैल्यू कब बनेगी? y ranges from minus 3 whole 1 upon 3 से लेके minus 1, यानी कि minus 3.3333 से लेके minus 1. सबसे बड़ी वैल्यू कब बनेगी? जब मैं y को स्क्वायर कर दूंगा. हाँ, सबसे बड़ी वैल्यू कब बनेगी y जब आप स्क्वायर की? मास्टर की मुझे क्या वापसी माय क्वेश्चन टू यू वाज कि मुझे y की वैल्यू प्लग इन करनी है, तो मैं ये डोमेन है y जी का. तो मुझे y की कौन सी वैल्यू यहाँ पे तुम सब समझते हो कि दैट्स गोना बी फॉलिंग इन, यू आर गोइंग टू टेक y एज दैट वैल्यू, ताकि जब उसका स्क्वायर में करूँ तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाए. ये -3 होल 1/3 ठीक है, माइनस 3 होल 1/3 का स्क्वायर माइनस x की वो कौन सी वैल्यू लोगे? हाईएस्ट वैल्यू लेनी है ना, लीस्ट, हाँ, x की वो वैल्यू लेनी है जिस पर वो लीस्ट आए. जिसमें वो कम आए। वाई स्क्वायर की तो तुमने हाईएस्ट वैल्यू ली, अब एक्स स्क्वायर की तुम लीस्ट वैल्यू लोगे. तब जाके जितना एक्स स्क्वायर छोटा होगा उतना ओवरऑल आंसर बड़ा होगा. छोटा तो सर ठीक फिर है, तो एक्स स्क्वायर का -7। सबसे छोटा आंसर क्या हो सकता है? -7 से लेकर 5 तक इंटीजर जी वैल्यूज काउंट करो. एक्स की वो कौन सी वैल्यू हो सकती है जो मुझे सबसे छोटी वैल्यू देगा? देखो, नेगेटिव वैल्यूज जब आप यहाँ इंसर्ट करोगे तो स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगी. -7 डालूंगा तो वो 49 हो जाएगा, तो वो तो बहुत बड़ी वैल्यू है. -5 इंसर्ट करूंगा तब वो 25 हो जाएगा. 5 इंसर्ट करूंगा तब भी वो 25 हो जाएगा. +2 इंसर्ट करूंगा तब वो 4 होगा. 1 इंसर्ट करूंगा तब वो 1 होगा. और 0 इंसर्ट करूंगा तो 0 होगा। 0 होगा. तो सबसे छोटी वैल्यू एक्स स्क्वायर की 0 होगी. सर ये समझ नहीं ठीक आई, है, एक्स वाला वापस समझा दें। एक्स की वैल्यू सबसे क्लियर छोटी नहीं हुआ। रखनी है आपने. एक्स की वैल्यू आपको जी सबसे छोटी रखनी है. तो देखो ना, ठीक है। -7 का स्क्वायर तुम लोगे तो 49 हो जाएगा. -6 का स्क्वायर जी लोगे तो 36 हो जाएगा. -5 का स्क्वायर लोगे तो जी 25. -4 का स्क्वायर 16. -3 हाँ। का स्क्वायर 9. -2 का 9 स्क्वायर 4. 4 -1 का स्क्वायर 1. 0 का 1 स्क्वायर 0. फिर 1 का 0 स्क्वायर 1. 2 का स्क्वायर 1 4. 3 का स्क्वायर 4 9. 9 4 का स्क्वायर 16. 5 का स्क्वायर 16 25. तो सबसे छोटी वैल्यू देखो कौन सी है यहाँ पे? 0. 0 और वो किस वैल्यू पे अकर कर रही है? 0 पे. दैट्स व्हाई द लीस्ट वैल्यू इज गोइंग टू जी बी 0. अब ये जो नंबर है -3 whole 1/3, ओके। यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. दिस इज गोइंग टू बी -10/3 का स्क्वायर. -0 स्क्वायर इज 0. सो -10/3 स्क्वायर कितना हो जाएगा?
100/9। जी सर, ये अभी कॉपी कर लो या पार्ट भी आप कराएंगे इसके बाद कॉपी करूँ? आंसर पार्ट बी करवाओ ना, फिर कॉपी कर लो। पार्ट बी में यू नीड टू फाइंड द ठीक लीस्ट है पॉसिबल वैल्यू ऑफ x अपॉन y। सो यहाँ पे यू जी। वर तो आस्क्ड टू फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू of this expression. Now you तो are being इसमें ये asked to उल्टा find the होगा least क्या? value. एक्स, अब इसमें उल्टा होगा सर कि एक्स की लीस्ट वैल्यू ढूंढेंगे और वाई की हाईएस्ट वैल्यू हाँ, अब मतलब देखो ये फ्रैक्शन है, डालेंगे। ये है फ्रैक्शन। जी एक फ्रैक्शन की लीस्ट वैल्यू कब होती है? जब उसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, छोटा होता है? छोटा होता है। हाँ, तो लीस्ट वैल्यू के जब लिए इसकी, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और हाँ, डिनोमिनेटर, जितना डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा। होगा ना, उतना फ्रैक्शन कम होगा। जी सही है? जी तो आप सबसे छोटी वैल्यू लोगे जी x की और सबसे बड़ी वैल्यू लोगे y की, तब जाके आपका वो नेगेटिव आएगा, लीस्ट वैल्यू आएगी। अब आप एक बात का ध्यान रखना है आपने कि x की नेगेटिव वैल्यूज है, x की नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। जी। तो अगर आप y नेगेटिव ले रहे हो तो x को नेगेटिव नहीं लोगे, वरना वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। लीस्ट वैल्यू का मतलब है कि नेगेटिव जितनी हो, जितनी ज्यादा छोटी वैल्यू हो। ठीक है? तो यू वांट टू टेक द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर दिस डोमेन and you want to take the largest value of y for this domain. So the largest value of y is -1 and the smallest value of x is going to be, what is going to be the smallest value? If I have taken -1 over here, should I take -7? अगर मैं -7 यहाँ पर रखूंगा तो क्या हो जाएगा? -7 अपॉन -1 कितना होता है सुलेमान? +7। तो वो तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। जी तो समझ उसमें रहे भी जीरो हो? लेंगे क्या? अब इसका मतलब है कि मैं नेगेटिव एक्स की वैल्यूज नहीं लूंगा, पॉजिटिव वैल्यूज लूंगा। तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज में क्या क्या शामिल है? 0, 1, 5। 2, 3, 4, हाँ, 5। अब इनमें से मुझे बताओ कि मैं एक्स की कौन सी वैल्यू प्लग इन करूं कि मुझे ये आंसर सबसे ज्यादा नेगेटिव मिले। जीरो में करेंगे ना क्योंकि लीस्ट वाली चाहिए ना। अगर 0 प्लग इन करते हो तो ये तो ओवरऑल आंसर 0 हो जाएगा, है ना? लेकिन अच्छा, अगर नेगेटिव में 5 चाहिए प्लग इन आपको। करते हो, अगर 5 प्लग इन करते हो जी तो सबसे नेगेटिव आंसर क्या हो जाएगा? -5। इसलिए सबसे छोटा आंसर -5 होता है, 0 होता है। -5। सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या होगी? -5। वो जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यूज होती हैं उतनी ज्यादा स्मॉलर वैल्यूज हम कहते हैं ना। सो -5 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो यू मे कम अक्रॉस क्वेश्चन इन विच आपको एक्स और वाई का रेंजेस दी हुई होंगी, इनइक्वालिटीज गिवन होगी, फिर ये ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू मालूम करने को कहेंगे या लीस्ट पॉसिबल वैल्यू मालूम करने को कहेंगे। तो जब डिफरेंस होता है तब इस तरीके से वर्किंग होगी, ठीक है? और जब डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर है ये, और जब आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू की ग्रेटेस्ट या लीस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी तो फिर इस तरीके से वर्किंग होगी। अच्छा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होती है? अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछता ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन वाई, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होती एक्स अपॉन वाई की? तो सर इसमें अब एक्स की बड़ी वैल्यू लेते हो, वाई की छोटी वैल्यू लेते हैं। हाँ, तो वाई की हम लेंगे -3 होल 1/3, मतलब जो -10/3 बन रहा है। लेकिन देखो ना, पॉजिटिव वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है ना। तो आप अगर y की वैल्यू -1 लेते हो और x की वैल्यू -7 लेते हो तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा?
प्लस 7। 7। डोंट यू थिंक ये सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू है? हाँ सही है। तो इस जी तरीके से यू नीड टू लुक एट दीज क्वेश्चंस। जल्दी से कर लो। जी। Okay, please be quick in doing this as we need to cover a lot of things today. और प्लीज कोशिश करना कोई भी अब छुट्टियां नहीं हो आप लोगों की तरफ से एटलीस्ट। डन। नहीं सर, अभी तो शुरू किया है, अभी तो अपने टाइम। सुलेमान ये जो साइड पे राइट साइड पे जो वर्किंग हुई है वो फिर नहीं करना, ठीक है? आई डोंट वांट यू टू डू कॉपी डाउन ऑल ऑफ दिस। उसमें टाइम भी लगेगा एंड इट्स ऑफ नो यूज। ठीक है सर। ऑलराइट डन। जी सर, हो गया। नवाज आपने कर लिया? जी सर, कर लिया।
Okay, guys, I want you to try this question out. It's a similar question. Now use your brain and solve it. A is between 2 and 7. B is between -8 and -2 inclusive. You need to find the largest possible value of A minus B. So when can you have the largest possible value? You need to tell me that. What value of A should I take? Largest possible value of A minus B मालूम करनी है, ठीक है? So what value of A should I take and what value of B should I take? सर आप ए की तो 7 लेंगे और बी की -2 लेंगे। B की आप -8 लोगे बिकॉज ये नेगेटिव वैल्यू है ना। तो सी तो सर आपने बोला -8 लेने जितना से क्या होगा? नेगेटिव हो, आपने बोला था सर, पर आपने बोला जितना नेगेटिव होगा हाँ इतना ही छोटा होगा। हाँ, तो लेकिन देखो ना, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ना। सो द जी एंड रिजल्ट इज गोइंग टू बी अ वेरी हाई नंबर, दैट इज 15 प्लस होने की तो वजह सर से। तो लार्जेस्ट पॉसिबल चाहिए ना, लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। तो मतलब ये मुझे समझ नहीं था कि लार्जेस्ट अगर पॉसिबल वैल्यू दी हुई है तो उसकी लिमिट कब तक होती है। अगर लार्जेस्ट में अगर ये 15 भी आ रहा है तो यही लार्जेस्ट होनी चाहिए। मतलब लिमिट क्या होती है, मतलब लिमिट कितनी होनी चाहिए, लार्जेस्ट नंबर की मतलब लिमिट कितनी। लार्जेस्ट, इससे लार्जेस्ट नहीं होती फिर कोई। या नहीं, उस तरह से नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं ना 15 या कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, तो लेकिन पता कैसे चलता है कि यही लिमिट हो कि 15 से कम होनी चाहिए। देखो और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं ना। अगर मैं -2 यहाँ पे प्लग इन करता तो 7 + 2 9 होता। सही है। जी यानी कि बी की यहाँ पे -8 से लेके -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, कोई भी वैल्यू प्लग इन कर लो -2 तक था। इनमें से कोई भी वैल्यू प्लग इन कर लो, देखो मेरा आंसर हमेशा -8 पर ही ग्रेटेस्ट आएगा। मैं -2 प्लग इन यहाँ पे करूंगा एक्स की जगह, बी की जगह, आई एम गोना एंड अप विद 9। -3 ऐड अप करूंगा तो आई एम गोना एड अप विद 10। ठीक है। -4 इंसर्ट करूंगा तो 11 12 13 14, और -8 पे यू आर गोइंग टू गेट +15। सो दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ a minus b। सही है नवाल? What जी about the सर। second part? The least value of 1 upon a square plus b square. Now it's a fraction. You're going to have a least value of the fraction when the denominator is the greatest. So when can you have the greatest value of a square plus b square? What value of a would you take and what value of b would you take? ए में आप छोटी वाली ले लेंगे, 2 ले लेंगे। सर दोनों में 2 नहीं लेंगे? 2। यही ना छोटी वाली हो जाएगी ना सर। अब ए में छोटी वाली ले लेंगे, बी में बड़ी वाली ले लेंगे, मतलब मुझे तो बी में भी मुझे तो छोटी वाली ले ग्रेटेस्ट लेंगे ना, चाहिए ना जैसे इसका ए आंसर। आ जाएगा ना, ए और मुझे डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट चाहिए। डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट कब होगा? पार्ट भी तो जब a की मैक्सिमम वैल्यू होगी, जब क्योंकि दोनों उसका वैल्यू बड़ी स्क्वायर होंगे। मैक्सिमम होगा। a स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए और b स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए। तो b की कौन सी वैल्यू लूंगा कि उसका स्क्वायर मैक्सिमम हो जाए? -2। लेकिन -2 का स्क्वायर तो +4 होता है। क्या ये मैक्सिमम होगा? -8 का चेक करो। -8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। तो वो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी ना। आई वॉन्ट माई डिनोमिनेटर टू बी द जी लार्जेस्ट। तो 7 स्क्वायर इज 49, -8 स्क्वायर इज +64। तो ये हो जाएगा 49 + 64, 113। So 1/13 is the answer. That's the least value. वो होगा नहीं जीरो ना सर, पॉइंट जीरो जीरो समथिंग। ये तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं होगा कि -8 है। -8 है तो क्या होगा? -8 का द होल थिंग स्क्वायर इज +64।
अच्छा सही सही, मैं साइन को मल्टीप्लाई करने लग गया पागल की तरह। ठीक है चलो कोई बात नहीं। कर लो गाइस ये। अच्छा, how much clear are you with the simultaneous equations? Do you guys want me to recall simultaneous equation for you? Elimination method or substitution method? Yeah, you guys are fine with that. सर एक छोटा सा डिवीजन करा देना, छोटा सा। अच्छा, ठीक है। नवाल आप बताएं। सर मुझे याद है, समझ आ गया था मुझे। ठीक, तो मैं स्टार्ट करूं फिर simultaneous linear equations। एक मिनट सर, ये पहले कॉपी तो हो जाए पूरा। हो गया सर। All right, now let's discuss simultaneous equations. Simultaneous linear equations. Now equations are called linear when the power is 1 for both the x and y. So the linear equations can be, for example, 3x minus 4y equals to 11. That's a linear equation because the power of x and y is 1. If I give you another equation, 7x minus 5y equals to 4, that's also a linear equation because the power of x and y is 1. ठीक है? Now there are two methods to solve a simultaneous equation. The first one is elimination and the second one is substitution. You should be aware of both methods, but I generally prefer substitution. अच्छा, तो पहले मैं एलिमिनेशन डिस्कस कर लूंगा आप लोगों के साथ, सही है? So you have these two equations simultaneous. Solving two equations simultaneously means that solving these two equations at the same time. So if x and y are related by one equation as 3x minus 4y equals to 11, and x and y are related to, in other case, are related by this equation 7x minus 5y equals to 4. So solving these two equations simultaneously will give you that value of x and y that is going to be common in both. Say now these equations represent straight lines. So whenever we solve the equations of the lines, we get the point of intersection as a solution. So जब हम इसको solve करेंगे और x and y की वो values आएंगी ना,
वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होंगे, ठीक है। नाउ एलिमिनेशन मेथड सबसे पहले हम करेंगे। एलिमिनेशन में भी एलिमिनेट वन ऑफ द अननोन, ठीक है। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट्स से अब मेरे पास यहाँ पर है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 11 और मेरे पास है 7x माइनस 5y इक्वल्स टू 4. Is there a way I can eliminate any one variable? So that's what you want to do. So what you are going to do is you can actually multiply the first equation by 5, ठीक है, and the second equation by 4, or you can multiply the second equation by -4. अब उससे होगा क्या? If you multiply the first equation by 5, your equation is going to become 15x minus 20y equals to 55. सही है? And if you multiply the second equation by -4, you are going to get minus 28x minus 5 by 10 minus 4 is going to be plus 20y equals to 4 times minus 4 is minus 16. Now when you are going to add the two equations, sir, you can notice that these two terms minus 20y and plus 20y are going to be cancelled out. So sir, हमने this is how multiply we क्यों किया? eliminate. जी हमने मल्टीप्लाई क्यों किया इक्वेशंस को 5 और 4 से -4 देखो, से? वरना एलिमिनेट नहीं हो सकते ना। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 7 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -4 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -5 है। तो अगर मुझे एलिमिनेशन करनी है तो एलिमिनेट कैसे होंगे? एलिमिनेट तो जब होंगे जब दोनों टर्म्स ऐड होके कैंसिल आउट हो जाए। तो ये -20y और +20y कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जी इसलिए। सही। सो 15x माइनस 28x कितना होगा? 15x माइनस 20x 13 सर 13। जी मेरा नेट जी का सुलेमान। मसला हो गया तो मेरा लीव हो गया था। मैंने आखिरी ये मुझे आप वापसी ये बता देना क्योंकि मैं कर रहा था, मेरा लीव हो गया था नेट की वजह से। देखो मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँ एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन में मुझे एक वेरिएबल को सेपरेट एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट करने के लिए उनके कोफिशिएंट्स बराबर होने चाहिए और साइंस ऑपोजिट होनी चाहिए। तो पहली वाली इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई गेट 15x माइनस 20y इक्वल्स टू 55। दूसरी इक्वेशन को जब मैं, अब मुझे यहाँ पे -20 आ रहा है तो मुझे यहाँ +20 चाहिए होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं -4 से मल्टीप्लाई करूंगा। 7x टाइम्स -4 इज -28x, -5 by 10 -4 इज +20y, 4 टाइम्स -4 इज -16। अगर अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ तो 15x माइनस 20x कितना हो जाएगा? -13x, ठीक है। -20y प्लस 20y ये एलिमिनेट हो गया, 0 हो गया। 55 माइनस 16 कितना होगा? 39 39. So x is going to be 39 divided by -13, which is -3. All right. So now if you, so eliminating one variable lead you to finding the value of the other unknown, that was x in this case. अब जब आपके पास x की वैल्यू आ गई है, so in order to find the value of y, what you are going to do is you can use any equation. या तो ये यूज कर लो या तो ये यूज कर लो। You can use any equation to find the value of y. So let's say if I use the first equation, I will going to substitute x as -3 in equation 2, in equation 1, ठीक है। So x value is -3 minus 4y equals to 11. If you solve this, you get -9 minus 4y equals to 11, which is going to be -4y equals to 11 plus सर। ये 9. पूरा आप एलिमिनेशन मेथड ही करा रहे हैं ना? जी 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 ठीक है, आगे। ठीक है। 11 plus 9 is 20. 20 divided by -4 is -5. So
you now have the value of x as -3 and y as -5. This is the solution to these equations. So -3 comma -5 is the solution to this pair of simultaneous equation. Clear है? जी Okay. So if you guys are clear, I want you to try this question out on your own. सर पहले ये कॉपी भी करे फिर आपका क्वेश्चन करे या पहले आपका क्वेश्चन कर लें? बाद में ठीक है। इसमें द फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी चेंज. पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले व्हाट कम्स टू योर माइंड? देखो, इन इक्वेशंस को आप हमेशा इस तरीके से लिखोगे 2x plus 3y equals to a constant number 5. फर्स्ट इक्वेशन में ये जो -5 ऑन द लेफ्ट हैंड है उसका राइट हैंड साइड पे ले जाओ. फिर 3x minus 2y equals to +14. ठीक है. एक और बात जो आपको मेक श्योर करनी है वो ये है कि x के नीचे x का टर्म लिखा हुआ हो, y के नीचे y का टर्म लिखा हुआ हो और कांस्टेंट साइड कांस्टेंट टर्म्स हो. ठीक है. नाउ सुलेमान, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट कम्स टू योर माइंड? ये मल्टीप्लाई कर देंगे पिछली बार की तरह और साइन चेंज कर देंगे, ऑपोजिट हो जाएगी. तो मैं किसको एलिमिनेट करना चाह रहा हूं? पहले तो मुझे ये बताओ, किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाह रहे हो? मैं y को. y को. ठीक है. तो y को यहाँ पे +3y है, यहाँ पे -2y है. एक ऐसा नंबर ढूंढो जो जिसके ये दोनों फैक्टर्स होंगे. यानी कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं और सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं? फर्स्ट को आप 2 से और सेकंड को 3 से. माइनस मतलब वेरी गुड. अगर मैं फर्स्ट को 2 से करता हूं और सेकंड को 3 से करता हूं तो तो 6 देखो आ मेरे पास जाएगा. क्या आ जाएगा? 4x plus 6y equals to 10 4x plus और y 9x equals to minus 10 6y equals to 14 टाइम्स 3 minus कितना होता है? 6y equals to 14. एक मिनट सर. 42. 42. ओके. तो मेरे पास ये इक्वेशंस आएंगे. अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी साइंस ऑपोजिट है. सो व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड द टू इक्वेशंस, +6y minus 6y is going to be eliminated. 13x equals to 52. 52 divided by 13 हो जाएगा 4. ठीक है. So when x is 4, what is y? You're going to substitute x in any equation. X in equation 1. मर्जी आपकी, कोई भी इक्वेशन में कर सकते हो जो भी आपको सिंपल प्लस लगे. 3y equals 5. तो 8 plus 3y upon equals to 5. फिर उधर जाके प्लस हो जाएगा. तो नहीं, हाँ सही. So when x is 4, y is -1. ये सॉल्यूशन हो गया. ठीक है. ठीक है सर. सर ये अब आप घुमा दे तो हम कॉपी कर लें दोनों. पहले ये दिखा दें. यार मैं कहता हूँ कि मैं ना तुम लोग को और क्वेश्चंस भी करवा दूं, फिर एक साथ या तो आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लेना ताकि हम कंटेंट ज्यादा कवर अप कर सकें क्लासेस में, या फिर आप है ना वीडियो एक मतलब फिर से देख के जब वीडियो को रिवाइज कर रहे हो तब ये कंटेंट कवर कर लो. ठीक है. ठीक है. Okay. The next thing that we are going to discuss is substitution. Substitution method. Now in substitution method, again I am going to give you two equations. 3x plus 2y equals to 7 and 2x minus 5y plus 8 equals to 0. Now both are linear equations. Substitution method में we can use any equation to make any unknown the subject. So if we have these two equations as equation 1 and equation 2, what I can do is I can use equation 1
to make, let's say, x the subject. So if I make x the subject from the first equation, which is 3x plus 2y equals to 7, making x the subject means x को stand alone कर दो. So 7 minus 2y is equal to 3x. X is going to be equal to 7 minus 2y upon 3. Then you are going to substitute x in equation 2. अगर आपने equation 1 से, if you have used equation number 1 to make x the subject, then you are going to substitute x in the other equation. तो 2 में substitute करोगे. So what is equation number 2? 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा से 7 माइनस 2y अपॉन 3 से. हाँ, तो equation number 2 is 2x minus 5y plus 8 equals to 0, and x की value is 7 minus 2y upon 3. तो मैंने x की जगह 7 minus 2y upon 3 insert कर दिया. Now I'm going to simplify this further. 7 times 2 is 14 minus 4y upon 3 minus 5y plus 8 equals to 0. You're going to make the denominators common. That is 3. 14 minus 4y. So this guy, this term minus 5y is going to be multiplied by 3, and 8 is going to be multiplied by 3. So minus 15y minus plus 15y plus 24 equals to 0. 24. 3 times 0 is going to be 0. So you are going to get 14 minus 4y minus 15y plus 24 equals to 0. If you solve this further, 14 plus 24 is 38. Minus 4y minus 15y is minus 19y. So y comes out to be 38 upon 19, that is 2, right? So when x is, if y is minus 2, what is x going to be? Remember, x was 7 minus 2y upon 3. So x is going to be 7 minus 2y upon 3, that is 7 minus 4 is 3, 3 upon 3 is 1. ठीक है? So when x is 1, y is 2. This is your solution. And this method was known as substitution method. Is there any question in substitution method? ना. नहीं? Easy? समझ में आ गया? जी. अच्छा. तो चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा वो ट्राई करो. वन पॉइंट फाइव एक्स प्लस 1/2y equals to 6, और दूसरी इक्वेशन है 2x plus 5.6 equals to 5y. Now don't be afraid of looking at this question जिसमें डेसिमल और फ्रैक्शन वैल्यूज हैं. या तो आप शुरू से सब चीजें डेसिमल में लेके चलो, या तो आप सब चीजें फ्रैक्शन में लेके चलो. इट्स गोइंग टू बी योर कॉल. ठीक है? So I want you to try this using substitution method. अब देखो, ये जो इक्वेशंस आपको दी थी, यहाँ पे एलिमिनेशन करना सेंस नहीं बनता. सही है? तो सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा मेथड है that is going to be used, that can be used anytime. That is easy anytime. ठीक है? So I am giving you guys 2 minutes. I want you to try this out. Find me x and y. ये खाली एक चीज ये देख लेना कि this term 5y is on the right hand side, so you can bring minus 5y over here, and yet you can bring 5.6 on the other side as well.
सर इसको भी एक्स एक्स इसमें भी एक्स को सब्जेक्ट बना सकते हैं ना? यस, बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है। सर यस, ये एक्स को अगर सब्जेक्ट बनाना जरूरी है पहले इक्वेशन 1 से बना, इक्वेशन 2 पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकते हो। इट्स गोइंग टू बी योर कॉल। ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 से सब्जेक्ट बना रहे हो या इक्वेशन नंबर 2 से आप लोग? मैंने इक्वेशन 1 से बनाया है। इक्वेशन नंबर 1 से बना है, ठीक है। सो मैंने मैं भी इक्वेशन इक्वेशन 2 नंबर से 1 से एक्स बना को रहा हूँ। बनाया है। अच्छा, 1 से कर लेते तो ज्यादा इजी था, बट कोई मसला नहीं है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। चलो मैं कट करके 1 से कर लेता हूँ। अरे नहीं तो उससे कंटिन्यू कर लो। आंसर तो एट द एंड हम सही। दोनों का सेम आना चाहिए। जी। फिर जब ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, सो y इज गोइंग टू बी 12 माइनस 3x। Substitute y in equation 2 now. 2x plus 5.6 equals to 5y, which is 12 minus 3x. अगर मैं इसको इक्वेशन 3 कह दूं तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट x। 9.6, 12 minus 9.6, 2.4. So x should be 3.2, y should be 2.4. That's the solution. Let me know when you guys are done.
Alright, done. Please let me know. हो गया नवाब सुलेमान? I was waiting for you guys. जी सर हो गया, Okay. पर गलत हो गया था, मैंने एक्स को सब्जेक्ट बना लिया था। ये वाई को सर, अपने वाई को मतलब अपने मर्जी से बनाया या क्वेश्चन में गिवन होगा कि एक्स को बनाना है? नहीं नहीं, कोई अपनी मर्जी से होता है इसमें, ठीक है? Now we ठीक are है, going to look at some क्वेश्चन थोड़ा word डिफिकल्ट लगा problems. लेकिन देखूंगा। जी। ठीक है. So you have this word problem that says half of the sum of two numbers is equal to 42. One third, their difference is equal to 4. You need to find the two numbers. Okay. So we are going to say that the two numbers are x and y. Now, half of the sum of the two numbers. Half of the sum. So what is the sum? If x and y are the two numbers, what is going to be the sum? Do you agree that x plus y is going to be the sum? Yes. Then the question says half of the sum of the two numbers. So how would you divide this sum into half? We have been given a word problem. We are going to translate the word problems into two mathematical linear equations, and then we are going to use it to solve simultaneously to solve for x and y. Do you get the question? Guys, आवाज आ रही है? हेलो? सर आप एक और दफा समझा देंगे? हाँ, मैं बिल्कुल समझा देता हूँ. मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? जी सर क्लियर है। Okay, so the question says half of the sum of the two numbers is equal to 42. One third their difference is equal to 4. Find the two numbers. So what I'm going to do is I'm going to say that the two numbers are x and y. Then they are saying that half of the sum of the two numbers. So first of all, if I find the sum of the two numbers, isn't that going to be x plus y? And then half of the sum of the two numbers means you are going to divide this by 2. So you have half of the sum of the two numbers. Now the half of the sum of the two numbers is equal to what? 42. This is going to give you the first equation. So if you multiply 2 with 42, you're going to get x plus y equals to 84. This is my first equation. Okay? Now for the second equation, it says one third their difference is equal to 4. So first of all, let's find their difference. What is their difference going to be? X minus y is the difference. Now, difference का one third is equal to 4. One third their difference is equal to 4 means उनके difference का one third is equal to 4. So the second equation is going to be x minus y equals to 12. ये 3 वहां जाके multiply हो जाएगा. This is your second equation. So come on guys, I want you to solve this equation simultaneously. Now, when you guys have word problems, it does not matter whether you do elimination or substitution. Whichever method you find easy, you can go for it and get me the values of x and y, please. सर सर जी. सर ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल भी, शुरू से समझा दे। ओके, मैं समझा देता हूँ. एक मिनट रुको.
So if you read the question says you need to find the two numbers. तो वो दो numbers को मैंने x and y suppose कर लिया. Now the sum of the two numbers का क्या मतलब होगा? If x and y are the two numbers, then the sum of the numbers is going to be x plus y. This is the sum. Question कह रहा है half of the sum of the two numbers. तो उन दो numbers के sum को आप half कर दो, तो जो answer होगा ना, that is going to be equal to 42. ठीक है? This is going to result in first equation. इसके बाद 1/3 that difference is equal to 4. इसका मतलब है कि जब आप इन दोनों numbers का difference लोगे, difference क्या होता है सुलेमान? x minus y. तो उन दो numbers के difference का 1/3 जब आप लोगे, वो difference is equals to 4. 1/3 of the difference is equals to 4. तो यहाँ से you are going to get the second equation. So x plus y upon 2 is equals to 42. तो वो 2 वहाँ जाके multiply होगा 42 से. So x plus y is equal to 84 and x minus y is equal to 4 times 3, that is 12. अब आपने ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी है. हो जाएंगी साइमल्टेनियसली सॉल्व? जी. सुलेमान, सॉल्विंग में कोई मसला होगा? ट्राई करके बताता हूँ सर अभी. नवाज वैसे सॉल्व. होना तो नहीं चाहिए, अभी तक तो समझ आ रहा है. ठीक है, ये सॉल्व करो और मुझे आंसर्स बता दें इसके. ठीक आपकी है. मर्जी, आप सब्स्टिट्यूशन करना चाहें, एलिमिनेशन करना चाहें, जो भी करें जल्दी कर लो.
Now all done. Sir, y is equals to 36 और x is equals to 48. ठीक मेरा है. ये आ रहा है. So y is equals to 36 and x is equals to 48. So these are the two numbers. ठीक है, very good. Now the second question is, there are 7 cans of a fizzy drink and 5 packets of apple juice that cost $6.80, while 5 cans of the fizzy drinks and 11 packets of apple juice cost $8.20. You need to calculate the cost of 1 can of fizzy drink and 1 packet of apple juice. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? जी सर. प्लीज अटेम्प्ट करो. यू जस्ट मेक एन इक्वेशंस. मुझे इक्वेशंस बना कर दे दो. सॉल्विंग आपको आती है, इक्वेशंस बना के मुझे दे दो अभी आप. सर पहले वाले की तो ये होगी ना 7x plus 5y is equals to $6.80. Yes, so you are referring cans, number of cans to be x. Okay, you are saying that there are x cans. Yes. X number of cans and y number of juice. ये fizzy drinks हैं. X number of fizzy drink and y number of juice, apple juice. So 7x plus 5y. Oh, sorry, my bad. Basically, we are going to refer the cost of one fizzy drink to be $X. Let $X be the cost of one fizzy drink and let $Y be the cost of one apple juice. अब मेरे पास 7 cans हैं of fizzy drinks. So I'm going to multiply 7 by x to get the total cost of 7 cans of fizzy drinks. And I have 5 cans of juices, 5 packet of juices, so 5y unki cost hogi. When you are going to add the two cost, that is going to come out to be equal to 6.80. यहाँ तक ठीक है? जी सर. Then the second equation is going to be k 5 cans of fizzy drink Plus and 11. 11y is going to be 8.20. You're going to solve this equation. Okay. ठीक है? Should I solve them? Are you confident that you are going to solve it correctly? So if you are, then we can Yes. move on. Yes. Okay. अच्छा, अब next चीज जो मुझे start करवानी है, that is the concept of straight lines. एक मिनट. Alright, so I'm going to discuss first the graphs of linear functions.
और ये आप लोगों के लिए एक रिवीजन होगी। सुलेमान कहाँ चला गया? ऑलराइट, सो एक लिनियर फंक्शन कहते हैं नवाल दैट फॉलोज द इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली ऑन कार्टेशियन प्लेन, और y इक्वल्स टू mx प्लस c की इक्वेशन जो लाइंस फॉलो करती हैं दे आर नोन एज स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। Now, when we talk about straight line on a Cartesian plane, look, this is how a Cartesian plane would look like. You have a y-axis and you have a x-axis. If you draw a line like this, now this line has few properties. It is going to have a gradient as well as it is going to have a y-intercept. So m in the equation refers to the gradient and c refers to the y-intercept. Gradient is also known as the steepness of the slope, ठीक है, or gradient is also defined as change in y divided by change in x. So if I mark any 2 points on the line, let's say this point and this point is A and this point is B, let's say, and A has a coordinate of x1, y1, and B has a coordinate of x2, y2, then if I want to find the gradient of AB line segment, you need to have the you need to know how much is there a change in y and how much is there a change in x. So the change in y, point A has a y coordinate of y1, point B has a y coordinate of y2. So the change in y is y2 minus y1, and the point A has a x coordinate as x1 and point B has a x coordinate as x2. So the change in the x is x2 minus x1. So the gradient is defined as the slope, and gradient, which is mostly denoted by m, is the change in y upon change in x, which means y2 minus y1 over x2 minus x1. So if you are ever given two coordinates, for example, A is 2, 5 and B is 4, 10. And if I ask you to find the gradient of AB, you can use this formula y2 minus y1 over x2 minus x1 and calculate the gradient. So the gradient is going to be 5 upon 2. Any questions still here? No. All right. Now this point is referred to as C in the equation. Excuse me, I need to answer Suleiman's call. 1 minute now. All right, so this point is known as the y-intercept. So if you have a straight line that is, let's say, passing through 5, okay, and has a gradient of 5 by 2, then the equation is going to be 5 upon 2x, 5 upon 2x, hello, yeah, plus 5, ठीक है, that's your equation for the straight line. And this point is known as the x-intercept. सर हमने C कैसे फाइंड किया? मैंने फाइंड नहीं किया, मैंने एक एग्जांपल आपको बताई कि
अभी मैंने फाइंड नहीं किया, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि अगर मुझे पता है इफ आई हैव बीन गिवन दिस स्केच और मुझे पता है कि ग्रेडियंट 5/2 है और ये लाइन जो है वो y एक्सिस से 5 से पास कर रही है, ठीक है, तो ये Okay. इक्वेशन Right. सही है। अच्छा, जब हम y इंटरसेप्ट की बात करते हैं, y इंटरसेप्ट मींस द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस द y एक्सिस। सो एट y एक्सिस x is always 0, okay, and at the x intercept y is always 0, the y coordinate is always 0. Clear? Yes. Okay, now if you have positive gradients, ठीक है, this line is going to have a positive gradient, even this line is going to have a positive gradient, because देखो the gradient is 0 if it has a horizontal line. If it has an upward slope, the gradient is positive, and if it has a downward slope, the gradient is negative. तो ये rule होता है. So if you have this diagram, if you have this sketch, ठीक है, तो यहाँ पे C is the y intercept is going to be positive, यहाँ पे the y intercept is going to be negative, but दोनों का gradient जो होगा ना वो positive होगा. The gradient is positive in both the cases. ठीक है. Now if you had negative gradient, the the line would have a negative slope, downward slope. Something like this. ठीक है. So both lines represent a negative slope, although the y-intercept is positive यहाँ पे and the y-intercept is negative यहाँ पे, ठीक है, but the gradient is negative because it has a downward slope. So upward slope will have a positive gradient, downward slope will have a negative gradient. ये बात clear है? जी sir. Okay. So I'm quickly going to show you sketches. So sketch the graphs. Part A is y equals to minus 2x plus 3. And part B is y 2x minus 4y equals to 1. अब मुझे इनको sketch करना है, ठीक है, तो equation देख के you can identify that it has a negative gradient, तो downward slope होगा, this will have a downward slope, and this is the y-intercept. So if I draw my Cartesian plane, +3 से मेरा कर्व पास होगा, मेरी लाइन पास होगी, ठीक है, और डाउनवर्ड स्लोप होगा. सो समथिंग लाइक दिस. मुझे सिर्फ स्केच करना है अभी, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा और डाउनवर्ड स्लोप तो है. अब बस ये पॉइंट आप मुझे मालूम करके दें. हाउ कैन यू फाइंड दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस. हाउ कैन यू फाइंड दिस पॉइंट? Y is equals to mx plus c वाला फॉर्मूला लगाते हैं. हाँ, तो उसमें x की जगह, y की जगह यू आर गोइंग टू प्लग इन 0, ठीक है, बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस. So y equals to minus 2x plus 3, y is going to be 0 for this point, so x is going to be 3/2. तो ये पॉइंट आ गया 3/2. ओके,
Now for the second one, acha, let's simplify the second equation first. You cannot say that the gradient is 2 and the y-intercept is 1, abhi. You will always have to bring this equation in y equals to mx plus c form, which means you have to make y the subject. So if you simplify this equation further, you're going to get 4y equals to 2x minus 1, and then y is going to be equal to 2x minus 1 upon 4. So if you split the terms, you're going to get 2x upon 4 minus 1 upon 4. 2x upon 4 is x upon 2 and minus 1 upon 4. Is that okay? Yes. So what is the gradient in this equation? One upon 4. No, gradient is 1 upon 2. Gradient value is Okay. always the coefficient of x, and the y-intercept is 1 upon 4. ठीक है? Now you can draw the sketch. Okay, so y-intercept is minus 1 upon 4. Minus 1 upon 4, let's say this is minus 1 upon 4. ठीक है? And this line has a positive gradient or a negative gradient? Positive gradient. So should the slope be upward or downward? Upwards. Upward. So I'm going to draw a line that has an upward slope. Then I need to identify the x-intercept as well. In order to find the x-intercept in this formula, in this equation of the line, I'm going to plug in y as 0. So can you plug in y as 0 and solve for x so that I can get the x-intercepts? Yes. Sir, will x be 1 upon 2? Yes. So this is 1 upon 2 and this is 1 upon 4. Great. So this is how you are going to give it a sketch. Now, always whenever you are asked to sketch, please also write down the equation of the line as well. It's a good practice. Okay? So Okay. I'm going to stop today's class till here. In tomorrow's class, I want to do linear inequalities ke graphs. Okay? Okay. So is there anything that you want to take a screenshot? Sir, from the point where you gave the questions. For simultaneous linear equations or inequality wale? नहीं सर, inequality वाली नहीं, जो problems आपने दी थी वही problems. What problems? Okay. ये what problems थे? ले लिया सर. ये भी ले लिया. Okay. ठीक है? जी. I'll see you in the next class tomorrow. कल 4 o'clock पे. हाफिज. ठीक है? हाफिज. Okay.